हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर DFG से यहाँ पर 578 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से DFG से यहाँ पर 578 लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि ABE से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर पता करना है कि DFG से यहाँ पर 578 कैसे लिखा गया है। तो यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले हमारे सामने जो ये अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का किया गया है नंबरिंग। तो मेरे भाई यहां पर देखिए पहला लेटर है डी आता है 4 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है एफ आता है 6 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है जी आता है 7 नंबर पर है। अब यहां पर देखिए यहां पर संख्या आई है 467 और 467 से यहां पर लिखा गया है 578 है। तो 467 से 578 कैसे बनाया है वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर पहली संख्या है 4 के अंदर यहां पर +1 करके यहां पर लिखा गया है 5। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर देखिए 4 के बाद में 6 के अंदर भी +1 करके यहां पर लिखा गया है 7। फिर देखिए यहां पर है तीसरी संख्या 7 के अंदर भी +1 करके यहां पर लिखा गया है 8। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि ABE से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग और जो भी नंबर आएगा उन सभी के अंदर +1 करके इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे कैसे तो वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहां पर देखिए पहला लेटर है ए आता है 1 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है बी आता है 2 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है ई आता है 5 नंबर पर है। अब यहां पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले तो 1 से यहां पर आने वाली संख्या लिखेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 के अंदर कर देंगे +1, तो 1 और 1 मिलकर बन जाएगा 2। तो यहां पर हम लिखेंगे 2। उसके बाद में क्या है 2, फिर 2 से आने वाली संख्या लिखेंगे। तो क्या करेंगे यहां पर 2 के अंदर भी +1 कर देंगे, तो 2 और 1 मिलकर बन जाएगा 3। इसी प्रकार से देखिए तीसरी संख्या है 5 से यहां पर आने वाली संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे 5 के अंदर भी +1 कर देंगे, तो 5 और 1 मिलकर बन जाएगा 6। यानी कि ABE से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या होगी 236। अब हमें देखना है कि संख्या 236 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 236 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन ए भगत सिंह ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक ने,
और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि हिंद स्वराज पुस्तकें किसने लिखी थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक पंक्ति में राजेश दाएं से 17वें स्थान पर है और बाएं से 13वें स्थान पर है, तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने का बहुत ही शानदार तरीका है। और यदि ये तरीका आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते ही सोल्व कर दोगे। कैसे, तो वो देखिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और यह पता लगाना है कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए प्रश्न में हमें बोला गया है कि एक पंक्ति में राजेश दाएं से 17वें स्थान पर है और बाएं से 13वें स्थान पर है, तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। यानी कि आपसे पूछा गया है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो राजेश दाएं से कितने स्थान पर है और बाएं से कितने स्थान पर है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है और जो संख्या आए टोटल है उसमें से एक को कम कर देना है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए राजेश दाएं से 17वें स्थान पर है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले लिख देंगे 17। उसके बाद में देखिए राजेश बाएं से है 13वें स्थान पर, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे 13। अब इन दोनों को तो हम क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। और जो टोटल आएगा उसमें से एक को कम कर देंगे, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये हमें ज्ञात हो जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 17 और 13 मिलकर बन जाएगा कितना, 30 और 30 में से यदि हम एक को कम कर देंगे तो यहां पर बच जाएगा 29। यानी कि उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या होगी 29। अब हमें देखना है कि 29 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 29 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथ और रीजनिंग यानी कि सभी विषयों पर लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन यदि आप याद कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और बिना देरी के इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए केरल राज्य, ऑप्शन बी है कर्नाटक राज्य, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र राज्य और ऑप्शन डी है पंजाब राज्य। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर
क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर ACE को यहाँ पर 135 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से ACE को यहाँ पर 135 लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि DFG को इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, या फिर DFG से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप तभी एग्जाम में सोल्व कर पाओगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। यदि याद नहीं है तो उनको याद जरूर कर लेना, क्योंकि वो रीजनिंग के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं, फिर यहां पर इसको सोल्व करेंगे। यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर ACE से यहां पर 135 लिखा गया है कैसे, तो देखिए A का नंबर कितना होता है, तो A का नंबर होता है 1, और यहां पर ध्यान से देखिए लिखा गया है 1। फिर देखिए A के बाद में है C का नंबर होता है 3, और यहां पर लिखा गया है 3। फिर देखिए C के बाद में है E आता है 5 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 5। यानी कि यहां पर क्या किया गया है, जो यहां पर ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का नंबरिंग करके ऐसे कि ऐसे इसके सामने लिखा गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यहां पर हमारे सामने जो ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का नंबरिंग करेंगे और इसके सामने ऐसे के ऐसे लिख देंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए, देखिए यहां पर पहला लेटर है डी आता है 4 नंबर पर, तो यहां पर हम लिख देंगे 4, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए डी के बाद में है एफ आता है कितने नंबर पर, 6 नंबर पर है, तो यहां पर हम लिख देंगे 6। उसके बाद में क्या है जी आता है मेरे भाई 7 नंबर पर है, तो यहां पर हम लिख देंगे 7। यानी कि जिस प्रकार से ACE को यहां पर लिखा गया है 135, उसी प्रकार से DFG इसको लिखा जाएगा 467। अब हमें देखना है कि संख्या 467 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 467 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत के किस शहर को झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत के किस शहर को झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत के उदयपुर शहर को झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने।
कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी तकनीक प्रयोग हुई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक प्रयोग हुई थी। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत 1942 में की थी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन की, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन की, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, और ऑप्शन डी है स्वदेशी आंदोलन की। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत 1942 में की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने थे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति बने थे। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला कण कौन सा होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला कण होता है इलेक्ट्रॉन। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और सेम इसी लेवल के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस वायसराय के समय में बंगाल विभाजन हुआ था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि लॉर्ड कर्जन वायसराय के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो मेरे भाई याद रखना, बंगाल विभाजन हुआ था वर्ष 1905 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन बी है विनोबा भावे ने, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी ने, और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में भूदान आंदोलन शुरू किया था विनोबा भावे ने। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और सेम इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत के किस राज्य में सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है झारखंड राज्य में, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ राज्य में और ऑप्शन डी है ओडिशा राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी है फातिमा बीवी, ऑप्शन सी है देविका रानी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला थी देविका रानी। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से एक काम कीजिए, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है सतलुज नदी पर। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। थोरियम का सर्वाधिक भंडार भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए है केरल राज्य में, ऑप्शन बी है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन सी है झारखंड राज्य में और ऑप्शन डी है ओडिशा राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि थोरियम का सर्वाधिक भंडार भारत के केरल राज्य में है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मापन किस इकाई में होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ऊर्जा का मापन जूल में होता है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है असम है, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल है और ऑप्शन डी है
केरल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है असम। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7372826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सतपुड़ा पर्वतमाला किन दो नदियों के बीच स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि सतपुड़ा पर्वतमाला किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा नदी और ताप्ती नदी इन दोनों नदियों के बीच स्थित है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।